नाजरीन आदाब। मैं हूं हुसैन अफसर और पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बात से बात चले। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है शहरनामा.com में। और इस वीकली प्रोग्राम में हमारे साथ मशहूर एनालिस्ट और इंटरनेशनल लॉज और कानून पर पूरी तरह से गिरफ्त रखने वाले प्रोफेसर निहालुद्दीन अहमद हैं, जो हमसे इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे और हमको बताएंगे। इस सिलसिले में हम तारीख़, तहज़ीब, सियासत, अदब और बैनुल अक़वामी उमूर के उन अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने सिर्फ अपने दौर को ही नहीं बल्कि आज की दुनिया को भी गहराई से मुतासिर किया है। आज से बात में हम एक नए और ख़ास 8 कड़ियों पर मुश्तमिल सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। ईरान, तहज़ीब, सल्तनत और दुनिया पर उसका असर। इस पूरे सिलसिले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान को दुनिया की सबसे कदीम, सबसे असरअंदाज और शानदार तहज़ीबों में क्यों शुमार किया जाता है। हम बात करेंगे साइरस आज़म से लेकर सिकंदर आज़म तक, फ़ारस और यूनान की मशहूर जंगों से लेकर रोम और फ़ारस की सदियों पर फैली हुई कशमकश तक, इस्लाम की आमद, सफ़वी सल्तनत, भारत और मुग़लों से उसके रिश्ते, नादिर शाह और फिर आधुनिक ईरान तक, उस तवील सफ़र को जिसने दुनिया की तारीख़ पर गहरे नक्श छोड़े हैं। लेकिन हर दास्तान की एक इब्तिदा होती है, इसलिए इस पूरी श्रृंखला की पहली कड़ी में हम उस मकाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहाँ हिंदुस्तान और ईरान की दो अजीम तहज़ीबें एक दूसरे से मिलती हैं। आज का मौजूद है हिंदुस्तान ईरान दो मुल्क नहीं, एक तहज़ीबी सफ़र। क्या हिंदुस्तान और ईरान कभी एक ही नस्ली और ज़बानी ख़ानदान का हिस्सा थे? संस्कृत और अवेस्ता में इतनी हैरत अंगेज़ मुशाबहतें क्यों पाई गई? फ़ारसी सदियों तक हिंदुस्तान की सरकारी, इल्मी और अदबी ज़बान कैसे बनी? और आखिर ऐसा क्या था जिसने इन दोनों मुल्कों को महज पड़ोसी नहीं बल्कि दो हमसफ़र तहज़ीबों में तब्दील कर दिया? इन्हीं तमाम सवालों पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मशहूर माहिर, इतिहास और तहज़ीब के गहरे मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद। प्रोफेसर साहब, आपको तहे दिल से खैर मक़दम कहते हैं। आदाब अर्ज़ है प्रोफेसर साहब। आदाब आपको। जब आपके भी सामने भारत और ईरान का जिक्र होता है तो ज़्यादातर लोगों के जहन में मौजूदा सियासत, चाबहार बंदरगाह, तवानाई के मसाइल या मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आती है। लेकिन तारीख़ के माहिरीन कहते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता सिर्फ सदियों बरस पुराना नहीं है। क्या ये वाकई कहना दुरुस्त होगा? हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता महज दो पड़ोसी मुल्कों का रिश्ता नहीं बल्कि एक साझा नस्ली, ज़बानी और तहज़ीबी विरासत की दास्तान है। जी फरमाइए। आदाब अर्ज़ है और आपके सामाईन को मेरा आदाब, नमस्कार। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। अगर एक जुमले में मैं कहूँ तो भारत और हिंदुस्तान और ईरान दो मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन उनकी तहज़ीबी याददाश्त एक ही ख़ानदान से निकलती है। हमारी तारीख़ सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों की तारीख़ नहीं बल्कि दो ऐसी कौम की कहानी है जिन्होंने कभी एक साझा वतन, एक साझा ज़बान और ऐसी सक़ाफ़ती रिवायतों में ज़िंदगी गुजारी है। तारीख़ और लिंग्विस्टिक जो डिपार्टमेंट है, दोनों इस बात की तायीद करते हैं कि भारत और ईरान के पुरखे कभी सेंट्रल एशिया के एक ही इलाके में रहते थे। आज उन्हें हम इंडो ईरानी या इंडो आर्यन परिवार या इंडो आर्यन फैमिली या तहज़ीब का हिस्सा कहते हैं। बाद में यही लोग दो हिस्सों में बट गए, फैल गए। एक शाख हिंदुस्तान की तरफ आई और दूसरी ईरान के पठार की तरफ चली गई। मुल्क अलग हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी ज़बानें, उनकी तहज़ीबी पहचान का बड़ा हिस्सा सदियों तक एक दूसरे से जुड़ा रहा है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो रूट है वो एक दूसरे से मिलती हुई है, और हजारों साल पहले हम कभी आके यहाँ दो जगह अलग हो गए सेंट्रल एशिया से। जी जी, आपने सही फरमाया। हमारा दूसरा सवाल है प्रोफेसर साहब के, आपने साझा ज़बान और साझा तहज़ीब की बात की, क्या संस्कृत और फ़ारसी वाक़ई एक दूसरे से इतने करीब हैं? और क्या धार्मिक रिवायतों में भी कोई समानता देखने को मिलती है? जी हाँ, यही इस रिश्ते का सबसे दिलचस्प पहलू है। दरअसल जो जबान संस्कृत है और पुरानी जो ईरान की जो एक तहजीबी और सकाफती ज़बान थी, अवेस्ता, जो पर्शिया, जो ख़ास तौर से जो ज़ोस्टेरियन थे उनकी ज़बान थी, और ज़ोस्टेरियन मज़हब की सबसे मुक़द्दस और पुरानी किताब है। दोनों एक ही अवेस्ता और की जो 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 लैंग्वेज है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। इसके जो ग्रामर हैं वो बड़े हैरत अंगेज सिमिलरिटी रखते हैं, बड़ा वो, और सैकड़ों बुनियादी अल्फाज एक ही जड़ों से निकलते हैं इन दोनों जबानों के। जैसे आप देखिए कि यज्ञ, यस्ना, आर्य, एयर, पितृ हिंदी में, संस्कृत में पितर, फारसी में अग्नि, आतश। तो अगर आप देखें गौर से इन सब अल्फाजों को तो रूट एक ही तरह से निकलता है। इस तरह से हम अगर उनके जो हमारा कदीमी जिसको कहा जाता है कि बहुत ही ऋग्वेद है, और हम उनकी किताब अवेस्ता को साथ साथ पढ़ें, तो दोनों में आग का बहुत बहुत सम्मान किया गया है, बड़ी इज्जत दी गई है। और सच्चाई और जो मॉरल वैल्यूज हैं, और उसमें यज्ञ करना और नेकी और बुराई की पर फतह नेकी की, इसका तस्वुर दोनों में समानता बराबरी से मिलता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो समानताएं ये इत्तेफाक से नहीं हुई हैं। ये जो आपकी सिमिलरिटीज है वो बल्कि एक साझा तहजीब की विरासत की गवाही देती हैं, जो भारत और ईरान दोनों ने एक साथ यहाँ डेवलप किया है। जी प्रोफेसर साहब, अक्सर लोग समझते हैं कि उस दौर में दुनिया एक दूसरे से कटी हुई थी। क्या कदीम हिंदुस्तान और ईरान के बीच तिजारती, कल्चरल आदान प्रदान और राजनीतिक रिश्ते मौजूद थे? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद थे। दरअसल अगर आप देखें तो हमारी जो पुरानी सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और उस जमाने में भारत में और या हिंदुस्तान में और फारस के बीच समुद्री और ज़मीनी दोनों तरह से ट्रेड होते थे। आप देखिए हमारी गल्फ जो ईरान का जो समुद्र जो अरब सागर है और जो ईरान की गल्फ है, और हमारी तो चूंकि पाकिस्तान तो अब बन गया है ना, तो बलूचिस्तान से हमारा रिश्ता ईरान के बॉर्डर से मिलता रहा है। तो भारत से वो हाथी दांत, मसाले, कपड़ा और दूसरी कीमती चीजें फारस जाती थी, और जबकि ईरान से चांदी, सोना और शीशा, फिरोजा हिंदुस्तान आता था। और अरब सागर उस दौर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता था, जो हिंदुस्तान, जो अरब सागर है और उसी के बगल में गल्फ है, जो ईरान गल्फ है। तो कारोबार नहीं बल्कि हमारे पॉलिटिकल रिश्ते भी थे। अगर हमें अचमेनियन एम्पायर बहुत पुरानी है, 2000 साल, 2.5 साल, उसके दौर में देखें तो कंधार जो अफगानिस्तान में है, गंधार जिसको बोलते थे पहले, अब कंधार है, और पंजाब के कुछ हिस्से फारस की सल्तनत के कंट्रोल में रहे हैं बहुत दिनों तक। और जो डेरियस बादशाह, बहुत ही मशहूर बादशाह हुआ है फारस का और ईरान का, उसके जो पत्थरों पे जो खुदाई की गई है उसमें हिंदुस्तान का नाम मिलता है। और हिंदुस्तान के जो सिपाही थे वो फारसी फौजों में शामिल थे, वहाँ नौकरी करते थे, उनके बादशाह के साथ लड़ाई लड़ते थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके सिक्कों और उनकी पत्थरों पे जो खुदाई है उसकी ये सबूत पेश करती है। और ये कि हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी तहजीब है, और हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो भी और भी जो तहजीबें हैं और सियासी मसले हैं, वो एक जुड़े हुए हैं एक दूसरे मुल्कों से और हमारे दोनों के। तो यानी मैं ये कहूँ कि ये हम पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पॉलिटिकल और ट्रेड में भी साझेदार थे। जी जी, अगर इन तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ को सामने रखा जाए तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज की कूटनीति का रिश्ता नहीं, बल्कि दुनिया से
दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता साझेदारियों में से एक है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा जो आपने भी सवाल पूछा है। अगर हम आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें और उसको एक तरफ कर दें, तो भारत और ईरान का जो रिश्ता है सरहदों से पहले का रिश्ता है। सरहद तो अब बने हैं 2 साल 200 साल 200 से भी कम सालों में हमने अपने खुद सरहद बनाए हैं और जमीनें बांटी हैं, लेकिन पहले जो नेचुरल जो सरहदें होती थी उसमें फारस और हिंदुस्तान, इनकी दो बड़ा नेचुरल हमारे जो बॉर्डर रहे हैं। तो ये दोनों सरकारों का मामला नहीं है, बल्कि हमारा उनका जो तहजीबों का मामला है, जबानों का मामला है, और हमारी साझा यादें हैं उनके साथ। मजहब बदलते गए, मजहब तो आते हैं जाते हैं, ये टेम्पोररी फेनोमेना है। अगर आज से 10,000 साल 8,000 साल देखेंगे तो मजहब बदल जाएगा, या पहले जो मजहब थे हमें मालूम भी नहीं क्या मजहब थे। सभ्यता कोई आज की तो है नहीं दुनिया की। तो अगर इस तरह देखा जाए तो सल्तनतें बदली, हुकूमतें बदली, और हिंदुस्तान और ईरान के बीच लेकिन इल्म, अदब, फलसफा, ट्रेड, इंसानी रिश्तों का जो सिलसिला है अभी तक टूटा नहीं है। इसीलिए शायद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, फ्यू पीपल हैव बीन मोर क्लोजली रिलेटेड इन ओरिजिन एंड थ्रू आउट हिस्ट्री देन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ ईरान। तो ये बात सही है कि हमारी जो हम ऐसे रिलेटेड हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, किसी भी तहजीब, किसी भी इतिहास के किसी भी काल में, किसी भी पीरियड में हमारा रिश्ता कभी टूटा नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान और ईरान की जब बातें होती हैं तो हम केवल दो देश नहीं, दो मुल्क नहीं, बल्कि दो प्राचीन, दो बड़े एंशियंट सभ्यताओं और तहजीबों की बात करते हैं, जिन्होंने सदियों तक एक दूसरे को ताकत पहुंचाई है और पूरी एशिया तहजीब को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा उनको असरअंदाज रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, पहले हिस्से में आपने बताया कि हिंदुस्तान ईरान का रिश्ता इस्लाम से भी बहुत पुराना है, यानी कई हजार साल पहले। लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद इस रिश्ते में क्या नया मोड़ आया? क्या ये सिर्फ मजहबी तब्दीली थी या एक नई तहजीबी शुरुआत भी? आपने बहुत अहम सवाल किया है। दरअसल हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों में इस्लाम एक नई शुरुआत थी। हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, बुनियादी रिश्ते पुराने हैं। ये कोई नई बुनियाद नहीं, हमारी बुनियाद तो पहले से मौजूद थी। इस्लाम ने उस पुराने रिश्तों को एक नया रंग दे दिया और एक नई रूह कह सकते हैं या नई ताजगी दे दी। 7वीं सदी में जब ईरान ने इस्लाम कबूल किया तो वह केवल एक नई ईमान का हिस्सा नहीं बना, बल्कि इस्लामी इल्म, इस्लामी फ़लसफ़े, इस्लामी अदब और तहजीब का सबसे बड़ा ईरान मरकज़ बन गया। और उधर हमारे हिंदुस्तान में भी अरब ताजिर मालाबार के ज़रिए साहिलों पे आते थे, वहाँ वो ट्रेड करते थे, और बाद में मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में भी ईरान के रास्ते के ज़रिए मुसलमान हुक्मरान सेंट्रल एशिया में बुखारा और समरकंद की तरफ गए। तो ये लोग सिर्फ हुकूमत नहीं ले गए, बल्कि उलमाओं को ले गए, सूफियों को ले गए, ताजिरों को ले गए, शायरों को ले गए और फनकारों को ले गए। तो यानी मैं ये कहूँ कि इस्लाम ने हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों को सिर्फ मजहबी रंग नहीं दिया, बल्कि इल्मी और तहजीबी और सकाफती साझेदारी में भी तब्दील कर दिया। तो मतलब ये क्या समझा जाए कि भारत में इस्लाम की बात होती है तो सूफियों का जिक्र जरूर आता है। क्या हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सूफी सिलसिले ने भी कोई अहम किरदार अदा किया है? जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच सबसे मजबूत पुल तो तलवार नहीं रही, कभी लड़ाइयाँ बहुत कम हुई हैं, अगर देखें उतने 1000-1500 सालों में बहुत मुश्किल से। लेकिन हमारी जो पुल जो रहा है, जो हमारा वो सूफियों ने पुल बनाया है ईरान की जो तहजीब है और हिंदुस्तानी तहजीब में। ईरानी सूफी फ़िक्र का जो मरकज़ रहा है, बहुत बड़ा फ़िक्र का मरकज़ रहा है ईरान। और शेख सादी आपको पता है, शेख सादी जलालुद्दीन रूमी का ज़माना, फ़रीद अल-दीन अत्तार का ज़माना, हाफिज़ बहुत मशहूर गुजरे हैं, जैसे बुजुर्गों की तालीमात ने पूरी इस्लामी दुनिया को असरअंदाज किया है। तो हिंदुस्तान में भी ख्वाजा, उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मदार आज भी है, कितनी मतलब उससे आदमियों की आस्था जुड़ी हुई है, और निज़ामुद्दीन औलिया और बहुत दूसरे सूफी अकराम ने मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत की है और रूहानियत का पैगाम हिंदुस्तान को।
जी। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुग़ल दौर का ईरान का असर किस हद तक दिखाई देता है? क्या ये सिर्फ़ ज़बान तक महदूद था या हुकूमत और तहज़ीब पर भी उसके गहरे असरात हैं? देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौर में आपने पूछा मुझे दिल्ली सल्तनत और मुगल, मुगल तो दौर बाद में आता है, सल्तनत पहले थी हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे। तो दिल्ली सल्तनत के दौर में ईरान की बहुत बड़ी तादाद के उलमा, फाजिल और काजी, शायर और हकीम, फनकार भारत हिंदुस्तान में रहने लगे थे और आने लगे थे और बसने लगे थे। और फारसी धीरे धीरे हमारी धीरे धीरे अदालत अदालत और एडमिनिस्ट्रेशन, इल्म और अदब की जबान बन गई। सरकारी कागजों में, सरकारी दस्तावेजों में, फरमानों में और शायरी में, इल्मी किताबों में सब फारसी में लिखी जाने लगी। यानी फारसी सिर्फ एक जबान नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान की सरकारी और अकल जो इंटेलेक्चुअल है उसकी इंटेलेक्चुअलिटी की जबान बन गई। और यही वजह है कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी जैसे बड़े शहर सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इंडो फारसी तहजीब का बहुत बड़े मरकज बन गए। जी। ये पहले दो हिस्सों में हमने देखा कि भारत और ईरान का रिश्ता प्राचीन सभ्यता से शुरू होकर इस्लामी दौर और मुग़ल सफ़वी ताल्लुकात तक पहुँचता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि फ़ारसी कभी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान और इल्मी ज़बान भी रही है। आखिर फ़ारसी ने भारत में इतना बुलंद मकाम कैसे हासिल किया? क्योंकि जो हुक्मरान थे वो फ़ारसी का इस्तेमाल करते थे, सरकारी ज़बान भी फ़ारसी थी, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, बहुत से लोग ये सुन के चौंकेंगे और हैरान रह जाएंगे कि 600-700 सालों तक फारसी भारत की लिंगुआ फ्रांका थी, पहली जबान थी, जो अदालतों, दरबारों, सरकारी दफ्तरों और इल्मी दुनिया के जितने शोबे हैं वहां पे ये अहम और खास जबान थी। ये अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे आके 1857 के बाद या उसके थोड़ा पहले से उन सबों ने धीरे मैकाले के ज़माने से 1836 से उन्होंने ज़बान पे उन्होंने अकल लगाई और अंग्रेजी पर थोपना शुरू किया और धीरे धीरे फारसी को अंग्रेजी से रिप्लेस किया। और अगर देखा जाए अदालतों में सबसे आखिर में रिप्लेस हुई है, बल्कि 20वीं सदी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने या सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, मैं समझता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये अच्छा खासा इसका रोल रहा है अदालतों में। तो दिल्ली सल्तनत को लेकर मुगलों के आखिरी दौर तक फरमान जारी करना, सरकारी दस्तावेज पे लिखना, अदालतों के फैसले या कोई भी किताब, शायरी, वो सब फारसी में होती रही है। अगर उस जमाने की किसी ऊंची तालीम हासिल करनी होती थी, जैसे आजकल हम लोग इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उसी तरह अदालत में काम करना होता था या दरबार में हमें नौकरी पाना होता था, तो हमें फारसी जानना बहुत ज़रूरी होता था। और यानी फारसी सिर्फ एक फॉरेन की ज़बान नहीं थी, बल्कि सदियों तक हिंदुस्तान का लिंगुआ फ्रांका रही है। यानी इल्म, इंतज़ाम, तहजीब की सादा मतलब एक साझा ज़बान रही है। जी। जब फ़ारसी इतनी अहम ज़बान थी तो यकीनन उसके अदब और शायरी ने भी हिंदुस्तान के मुआशरे पर असर किया होगा, और इस सिलसिले में कौन से ऐसी शायर थे कि जिनका सबसे ज़्यादा असर हिंदुस्तान की तहज़ीब व मुआशरे पर हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम भारत की और हिंदुस्तान की इंडो फारसी तहजीब की बातें करें तो पहला नाम तो हमें अमीर खुसरो का आता है। अमीर खुसरो ने ही हिंदवी पैदा की, हिंदवी में लिखना शुरू किया और नई बुलंदियां दी उन्होंने। तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का बुलबुल कहा गया उन्हें। उन्होंने भारत की और ज़मीन और यहाँ की बोली, यहाँ की म्यूज़िक, फ़ारसी अदब को इस तरह जोड़ा कि एक नई तहजीब बन गई, एक नई तहजीब ने जन्म लिया। इसके बाद सदियों तक फ़ारसी शायरी भारत में फूलती फलती रही। मिर्ज़ा गालिब का आपको याद ही है, हम लोग रोज़ उनको कोट करते हैं। फ़ारसी शायरी में उनका अपना अलग मुकाम है और बड़ी अदबी पहचान है। मोहम्मद इकबाल को आप जानते ही हैं, उन्होंने जितना मशहूर वो उर्दू के शायर हैं उतने ही वो फारसी के भी शायर हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी किताबें और बहुत बड़ी उनकी जो स्क्रिप्ट हैं वो फारसी में लिखी गई हैं, क्योंकि उनका मानना था कि फारसी में फ़लसफ़े और रूहानियत बहुत गहराई से बयान की जा सकती है, जो किसी और ज़बान में बयान नहीं की जा सकती। इकबाल ने कहा है, दरअसल खुद फारसी, अरबी और हिंदवी के मेल से मिल के बनी है उर्दू। फारसी, अरबी और हिंदवी, आज उर्दू के हज़ारों अल्फाज फारसी से आए हुए हैं। अगर फारसी का असर निकाल दिया जाए तो उर्दू की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, या मैं कहूँगा कि अधूरी रह जाएगी।
जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फारसी का असर जब इतना था यहाँ पर, शायरी पर भी, समाज पर भी, आम बोलचाल में भी, तो क्या जो हिंदुस्तान में इमारतें हैं और मौसीकी पर भी असर फारसी का पड़ा? जी जी जी, बहुत सही आपने सवाल पूछा। बहुत गहरा असर दिखाई देता है अगर हिंदुस्तान की हम मशहूर इमारतों को देखें या हम इनकी मौसीकी को देखें। तो हर जगह फारसी ज़ौक़ नज़र आता है और उसका बहुत ही खूबसूरत एक संगम नज़र आता है। आप देखिए, हुमायूं का टॉम्ब देख लीजिए दिल्ली में, या आप ताजमहल को देख लीजिए, या फतेहपुर सिकरी में अकबर का जो वो है, जहाँ वो सब ज़मीन दोस्त हैं, वहाँ वो देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी देख लीजिए। तो जो उनकी बागात जिस तरह से फारस के लोग बनाते थे, जो ये एक प्लानिंग करके पानी की नहरें निकालते थे, गुंबद बनाते थे, मेहराब बनाते थे, और जो वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वो साफ बड़ा खूबसूरती से जो उनको आकार देते थे, वो सब फारसी से है। इसीलिए अगर आप देखें तो ये सिर्फ आर्किटेक्ट में नहीं, पेंटिंग में भी मिल जाएगा आपको। कैलीग्राफी देख लीजिए, किताबों की सजावट देख लीजिए, और ये सब ये फारसी फन में शामिल कर सकते हैं आप। बड़ा गहरा असर था। और हिंदुस्तान का जहाँ मौसीकी का सवाल है, फारसी अल्फाज, सूफियाना रंग इसमें हमेशा आपको नजर आएगा। हिंदुस्तान ने फारसी तहजीब की नकल नहीं की है, बल्कि उसे अपने रंग में ढाल के एक नई फन पैदा किया, जिसको हम इंडो फारसी तहजीब कह सकते हैं, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। और यही इन्हें वजह ये है कि आज समझना चाहिए, इसकी मिसाल ये है कि जब दो कदीमी तहजीब एक दूसरे से सीखती हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मालामाल करती हैं, और शायद इसी जज्बात के साथ में उसको कबूल भी किया जाता है। यानी वहाँ की ज़बान को, वहाँ की शायरी को, वहाँ का तो जो तर्ज़ तामीर है उसको भी बहुत बहुत ही शिद्दत से महसूस किया गया और बहुत शिद्दत से उस पर अमल भी किया गया। और आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, उसमें जो फ़ारसी का तर्ज़ तामीर है, वो नुमायाँ तौर से है। जी। तो ये बात सही है, ये बात सही है। और अगर मैं आपको एक जगह कोट करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर 1932 में ईरान गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हमको ईरान की बड़ी याद आती थी, लेकिन उन्होंने लिखा अपने वहां पहुंचने के बाद कि आज जब मैं फारस की ज़मीन पे हूं, तो मुझे वो शायरी आज जिंदा नज़र आती है यहाँ की ज़मीन पे। तो उन्होंने सादी और हाफिज को याद किया और कहा, ये मुल्क नहीं बल्कि इंसानी रूह की एक तहजीब का घर है फारस। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता केवल कहानियों में नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि दो पुरानी सिविलाइजेशन एक दूसरे से सीखती हैं और एक दूसरे को मजबूत भी करती हैं। और ये इसी वजह से इंसानियत भी इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर आप इस रूह को समझ सकें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान और ईरान दो पड़ोसी मुल्क नहीं हैं, बल्कि वे एशिया की दो ऐसी महान तहजीब हैं, सकाफत हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं है और जिनकी साझा विरासत आज भी हमारी ज़बान, हमारा अदब, हमारा फ़न और हमारी सोच में ज़िंदा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ईरान हमारी शायरी में है, हमारे मौसीकी में है, हमारी ज़बान में है, हमारे फ़लसफ़े में है, और हमारी तहज़ीब हमारे खान पान में है। अभी तो खाने की बात हमने की नहीं। बिरयानी देख लीजिए, पुलाव देख लीजिए, ये सब आइंदा चीज़ें करेंगे। कहाँ से आई? कबाब है, तो बहुत सी चीज़ें ये हैं, तो जब कोई एक अब मसला नहीं रह गया है। जी। अभी तो अभी तो आपकी जो 8 सीरीज का वो है, उसमें सारी चीजें आएंगी। लिबास, खाने, तहजीब, बोलचाल, जबान, बहुत से नुक्ते, बहुत से पहलू हैं जिसको हम फिर आपके जरिए मालूम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम बात करेंगे हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों की, उस दौर की जब सल्तनतें टकराई, बादशाह बदले, कंधार पर जंग हुई, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि जिनको लोगों को नहीं मालूम है, वो आपके ज़रिए से हम उन तक पहुँचाएँगे। आप इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहते हो अगर हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों पर और तहज़ीब पर, तो आप फरमाइए। नहीं, मैंने तो बात कर लिया, आपके जो सवाल थे उसका जवाब दे दिया। तो एक बात तो ये है कि हम एक मुल्क नहीं हैं। ये बहुत से गलतफहमी हमारे नौजवान हिंदुस्तानियों को, और उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से क्या बातें सीखते हैं वो शायद वो उनकी नज़र नहीं है गहराई से हिंदुस्तान और फारस के जिसको ईरान कहते हैं,
उसके उनके तारीख पे और उनकी तहजीब पे, और आज की जो हमारी तहजीब है वो कहाँ तक उनके साथ मेल खाती है, ये बात हमें हमारे आज की पीढ़ी को समझना होगा। ये दो मुल्क नहीं है बल्कि दो बड़ी और बड़ी महान एक साझा विरासत की तहजीबें हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपको जहमत दी। आइंदा हफ्ते फिर हम इसी सिलसिले की एक कड़ी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इनायत आपकी। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। और अब आपसे एक अहम गुजारिश। उर्दू की हालत अच्छी नहीं है, उसके रीडर्स, उसके क़ारीन कम होते जा रहे हैं और उर्दू तनज़ुली का शिकार है। हमारी ये कोशिश है कि किसी सूरत से हम उर्दू की खिदमत करते रहें। ज़ाहिर है कि इसमें हमको बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उर्दू को किसी सूरत से सब एडॉप्ट भी करें, सब उसको कबूल करें, सब उसको तस्लीम करें, सब उसको फ़रोग़ दें। हमारी आपसे गुजारिश है कि हम आपसे कोई माली मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिए ज़रूर, उसको लाइक ज़रूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उसको कमेंट कीजिए। उम्मीद है कि हमारी इस गुजारिश को आप लोग ठुकराएंगे नहीं। शुक्रिया।